जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें दूर के तारे और तारामंडल भरे पड़े हैं। ये तस्वीर नासा की चंद्र ऑब्जर्वेटरी से ली गई है। ये चंद्र नाम तो बड़ा ही जाना पहचाना सा लगता है, बड़ा हिंदुस्तानी सा लगता है। आखिर इसका नासा से क्या रिश्ता है? अगर हम ढूंढेंगे तो पाएंगे कि चंद्र नाम की ऑब्जर्वेटरी केवल नासा की ही नहीं बल्कि इसी नाम की ही एक ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में हिंदुस्तान की भी है। आखिर क्या खास है इस नाम में? जब भी हम एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में नजर दौड़ाते हैं ये नाम हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। हम आज इस नाम की गुत्थी को सुलझाएंगे। सीएमबी के मिलने के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी को बिग बैंग थ्योरी को मानना पड़ा, लेकिन अभी भी इसमें कई तरह की कमी थी और सबसे बड़ी कमी ये थी कि यूनिवर्स का तापमान जो है वो हर तरफ बराबर है। ये बात सही नहीं है। यूनिवर्स ऐसा होने के लिए काफ़ी बड़ा है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कोई एक ऐसी झील हो जिसके अंदर ठंडा पानी हो, अगर हम उसमें एक तरफ से गर्म पानी डालें तो क्या पूरी झील का पानी एक बार में गर्म हो जाएगा? नहीं, गर्मी फैलने में समय लगता है। यही बात यूनिवर्स पे भी लागू होती है। यूनिवर्स में तापमान के समान होने में जितना समय चाहिए उतना अभी हुआ नहीं है। सारे वैज्ञानिक इस बात से परेशान थे। 80 के दशक में MIT के एक प्रोफेसर एलन गूथ ने इस प्रॉब्लम को सुलझा लिया। इसको सुलझाने के लिए उन्होंने जो थ्योरी दी उसको इन्फ्लेशन थ्योरी कहते हैं। गूथ का कहना था कि शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अभी तापमान हर तरफ से बराबर था और अचानक से ये गोला फट गया और बहुत ही छोटे समय में अणु से भी काफी छोटे साइज से बढ़ के क्रिकेट बॉल की साइज का हो गया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं जा सकती है, लेकिन ये वो समय था जब यूनिवर्स ने इस कानून को तोड़ दिया, या शायद अभी तक आइंस्टाइन का ये कानून लागू ही नहीं हो पाया था। अभी हम ये समझ नहीं पाए हैं। खैर, ऐसा हुआ और ब्रह्मांड पलक झपकते ही अकल्पनीय विशालकाय हो गया और इसी दौरान ब्रह्मांड में जो तापमान की समानता है वो बंद होके रह गई। 3 जून 2001 में इस थ्योरी की जांच करने के लिए नासा ने एक सैटेलाइट भेजा। इसका नाम WMAP था। रिकम्बिनेशन के दौरान जो छोटे छोटे टेम्परेचर डिफरेंस थे उसको नापना इसका काम था। 3 साल काम करने के बाद जब इसने नासा को अपने रिजल्ट्स भेजे तो उस क्षण विश्व के महानतम वैज्ञानिकों के आंख में आंसू थे। इसके रिजल्ट्स 1 डिग्री तापमान के 2 करोड़वें हिस्से तक एक्यूरेट थे। इससे गूथ की इन्फ्लेशन थ्योरी सही साबित हो गई। उस जमाने के जो छोटे तापमान के डिफरेंस थे आज हम देखते हैं कि वो हूबहू उसी तरह के तारामंडल और गैलेक्सीज का रूप ले चुके हैं। अब इन प्रमाणों के बाद हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के डिटेल्स को समझने लगे हैं। अब बिग बैंग थ्योरी के अकाट्य प्रमाण इकट्ठे होने लगे हैं। आखिर हम इसके सच होने का इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे झगड़े को सुलझाने की ताकत रखती है। किसने बनाया ब्रह्मांड को? कैसे बढ़ाया? सूरज, तारे, चंद्रमा ये कब बने? रोशनी कहां से आई? बिग बैंग थ्योरी इन सारे प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली रिजॉल्व करती है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हमारा असली झगड़ा यही है कि किसके भगवान बड़े हैं। इसीलिए ये कहानी महत्वपूर्ण है। अगर हम इतिहास की तरफ नजर दौड़ाएं
तो हम पाएंगे इंसानों ने एक दूसरे का लहू केवल इस बात पर बहाया कि किसके भगवान बड़े हैं, किन की कहानी ज्यादा सच्ची है। आज भी हम इसी कारण से एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने इस छोटी सी तंग नजर दुनिया के बाहर देखा। उन्होंने सच के दिल में झांक के देखा और प्रकृति के सबसे गहरे राजों को ढूंढ लिया। यही कायनात के असली नायक हैं। इन्होंने न केवल इंसानों के जीवन स्तर को सुधारा, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हम देखते हैं इन्होंने हमें इस निरंतर युद्ध से भी बाहर निकाल लिया। इन्हीं महान साइंटिस्ट में से एक हमारी आगे की कहानी की प्रेरणा बनते हैं। चंद्र ऑब्जर्वेटरी से ली गई इस फोटो में हम तारों को उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। आखिर कैसा होगा इनका अंत? 90 साल पहले एक जहाज हिंदुस्तान से इंग्लैंड की तरफ रवाना हुआ। इसमें बैठा 20 साल का चंद्र तारों की भविष्य पे गणना कर रहा था। चंद्रशेखर सुब्रमण्यन का जन्म लाहौर में 1910 में हुआ। 8 साल की उम्र में चंद्र मद्रास आ गया और 12 साल तक इनकी पढ़ाई घर में ही हुई। फिजिक्स में लिखे हुए एक पेपर की वजह से इन्हें इंग्लैंड में पढ़ने की स्कॉलरशिप दी गई। अपनी इंग्लैंड की यात्रा के दौरान इन्होंने इन बातों पर कैलकुलेशन किए कि जो तारे जितने ज्यादा बड़े हैं उनका अंतिम हश्र उसके ही मुताबिक होगा। सही तस्वीर ये है कि तारों के अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। ग्रेविटी तारों के सारे द्रव्य को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और ऊर्जा निकलती है जो तारों को और सिकुड़ने से रोकती है, और एक लंबे समय तक यही जंग चलती रहती है। हमारे सूरज का भी अभी यही स्टेज चल रहा है। अंत में जब इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो ग्रेविटेशन जीत जाता है और अंदर के गैस और सिकुड़ने लगते हैं, जिसके कारण एक विस्फोट होता है और तारों का बाहरी हिस्सा फटकर बाहर फैल जाता है और ये रेड जाइंट कहलाता है। यही हाल अपने सूरज का भी एक दिन होना है और ये एक दिन फैलकर धरती तक पहुंच जाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। सूरज के अंदर का हिस्सा अब सिकुड़ता चला जाएगा और उसके अंदर इतनी गर्मी आ जाएगी कि वो अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स बनाने लगेगा। एलिमेंट्स के निर्माण अब यहीं रुक जाएंगे। चंद्रशेखर के कैलकुलेशंस के मुताबिक जो सामान्य साइज के तारे हैं जैसे हमारा सूरज, उनके अंदर का हिस्सा एक छोटा सा गोला बन के रह जाएगा जिसे व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हें और सिकुड़ने से रोकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर के मुताबिक जो तारे सूरज से तकरीबन 1.5 गुना से ज्यादा बड़े हैं, उनमें द्रव्य इतना ज्यादा होता है कि वो इस प्रेशर को हरा देते हैं और न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। अगर ग्रेविटी और हावी हो जाए तो वो और सिकुड़कर ब्लैक होल में बदल जाते हैं। अब उन दिनों इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। अगले कुछ सालों तक चंद्रशेखर अपने कैलकुलेशंस को सुधारते रहे और 4 साल के रिसर्च के बाद जब चंद्रशेखर ने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया तो उस जमाने के जो सबसे माने हुए कॉस्मोलॉजिस्ट थे आर्थर एडिंगटन, उन्होंने 22-23 साल के इस लड़के की बात को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। इससे चंद्रशेखर को बड़ी ही जिल्लत उठानी पड़ी। अब उनके काम करने का ढंग बदल गया। वो इंग्लैंड छोड़ अमेरिका चले गए और जीवन भर वहीं रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंप्यूटर सिमुलेशन के नतीजे इन चीज़ों के सबूत मिलने लगे
और बाद में न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल जैसी चीज़ों के पक्के प्रमाण मिले। और बाद में 1983 में चंद्रशेखर को इसी काम के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बिग बैंग के नतीजे हमने देखा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ। अब ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को धकेलते हैं, लेकिन तारों की गर्मी और प्रेशर के नतीजे अब ये एक दूसरे के पास आते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। जैसे जैसे एक के बाद एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, एलिमेंट बदलते चले जाते हैं। मतलब एक प्रोटॉन अकेला हाइड्रोजन गैस है, 2 प्रोटॉन हीलियम है, 6 कार्बन, 8 ऑक्सीजन, 26 आयरन यानी लोहा, 80 मरकरी यानी कि पारा, और इनके बीच कई और भी हैं। एक स्टेबल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और उसी के करीब न्यूट्रॉन भी होते हैं। बचपन की पढ़ाई से शायद इतना हमें याद हो कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं होता है। शायद हमें ये भी याद हो कि इलेक्ट्रॉन एक मक्खी की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर भिनभिनाता है। एक बार ये कल्पना करके देखें कि इसका साइज क्या है। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी मक्खी है जिसकी गति बहुत ही ज्यादा तेज है। दूसरी बात कि न्यूक्लियस अगर एक चावल के दाने के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन एक क्रिकेट स्टेडियम के साइज के एरिया में तेजी से भिनभिना रहा है, और ये मक्खी इस चावल के दाने से 2000 गुना ज्यादा छोटी है। इतनी छोटी होने के कारण अब ये एक बिंदु की तरह रह गई है, और अब एक कण ही नहीं बल्कि एक तरंग का रूप लेने लगी है। सावधान, हम जिस तरफ बढ़ चले हैं ये एक अलग ही रहस्यमयी जंगल है, और इस जंगल का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। ये वो रहस्य है जिसे सुलझाने में आइंस्टाइन सरीखे दर्जनों महान वैज्ञानिकों को 50 साल से भी ज्यादा लगे। इसलिए हम सावधानी पूर्वक किनारे से आगे बढ़ते हैं। पर मुख्य बात यह है कि ये मक्खी यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाती है और ये एटम एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और इन बॉन्ड के टूटने और बनने की प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आज हमारे चारों ओर जितनी भी चीजों को हम देखते हैं ये इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के ही नतीजे हैं। कुछ प्रकृति ने हमारे लिए किया तो कुछ इंसानों ने अपने फायदे के लिए किया, पर इन केमिकल रिएक्शंस के जरिए हम अपने आसपास की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं। अब चलते चलते हम ब्लैक होल की भी बात कर ही लें। इसकी कल्पना सबसे पहले तब हुई जब कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के फील्ड इक्वेशंस को खास कंडीशन के लिए सॉल्व किया, पर इसके बारे में कुछ और कहने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी मृत्यु हो गई। 1970 के बाद ही हम ब्लैक होल को और अच्छे से समझ पाए हैं। ये वो चीज है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ताकतवर है कि अगर कोई भी चीज, चाहे वो ग्रह हो या और कोई तारे, इसके नजदीक आएंगे तो ब्लैक होल उसे निगल जाएगा। इतना ही नहीं, वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है और स्पेस टाइम को छेड़ देता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जो भी वस्तु उसके करीब जाएगी, समय उसके लिए धीरे चलेगा। तारों के साइज की वो सीमा जिसके बाद वो व्हाइट डॉर्फ से बदल कर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएं, उसे ही चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। चंद्रशेखर के बारे में ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि वो एक महान शिक्षक भी थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वीकेंड में 250 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके एक खास कोर्स को पढ़ाने के लिए जाते थे। इसी कोर्स के उनके 2 शिष्य
संगडाओ ली और चैंग निंग यांग को नोबेल प्राइज मिला, और वो भी उनके खुद के नोबेल से पहले। अब टीचर्स की बात निकली है तो हमारे यहाँ की टीचिंग सिस्टम की बात भी हो ही जाए। 70 साल के बाद भी शिक्षा का हाल हमारे सामने है। न जाने ऐसे कितने स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ पर कि टीचर्स अंडर क्वालिफाइड हैं, और जहाँ पर वो क्वालिफाइड हैं भी वो असक्षम रह जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर उस आग को लगाने में, ताकि वो सच को समझने की खुद कोशिश करें। और हमारे यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक बड़ा फासला है, जबकि इनका रिलेशन एक पार्टनरशिप की तरह होना चाहिए जिसमें दोनों बराबर के भागीदार हों। हमने इतिहास में ऐसे कई सारे टीचर और स्टूडेंट की पार्टनरशिप देखी है जिन्होंने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है, पर अब शायद चीज़ें बदलने वाली हों। हम उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर कि दुनिया भर का ज्ञान फ्री है। इस कहानी को सुनाने के लिए रिसर्च खुद एलन गुथ के MIT लेक्चर्स को देख के किया गया है। आज हम उस ज़माने में हैं जहाँ पर कि हर एक बच्चा एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य से ज्ञान ले सकता है। अब हम सत्यान्वेष के पहले भाग के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार जब सारे एलिमेंट्स बन जाएं, तो तारों के फटने के कारण ये अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और किसी तारे का चक्कर लगाने लगते हैं। पहले धूल के ये गुब्बारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक पत्थर का रूप लेने लगते हैं, और फिर ग्रेविटेशन के कारण दूसरे पत्थर इनसे टकराने लगते हैं। इस तरह से ये एक पहाड़ के साइज से बढ़ते बढ़ते एक ग्रह और उपग्रह का रूप लेने लग जाते हैं। इसी तरह के एक मामूली से सौरमंडल में एक मामूली से ग्रह का जन्म हुआ, जिसे हम अर्थ यानी पृथ्वी कहते हैं। लेकिन फिर जो हुआ वो बहुत ही गैर मामूली था। पहली भाग्यशाली घटना ये घटी कि इसकी ऑर्बिट सूरज के ठीक उतनी दूरी पर स्टेबल हो गई जहां न गर्मी बहुत ज्यादा थी और न बहुत कम। इस जमाने में नई बनी पृथ्वी पर आसपास के पत्थरों की निरंतर बॉम्बार्डमेंट होती रहती थी, और इसी दौरान एक और असाधारण घटना घटी। इस समय पृथ्वी के आसपास ऐसे पत्थर मौजूद थे जिनके अंदर क्रिस्टल के अंदर पानी बंद था। इन्हीं उल्कापात में ये पत्थर पृथ्वी से टकराते गए। करोड़ों साल तक पानी से भरे ये पत्थर पृथ्वी से टकराते रहे, और धरती के ऊपर पानी ने समंदर का रूप लिया। समंदर की गहराइयों में बिग बैंग की उत्पत्ति के बाद सबसे बड़ी रहस्यमयी घटना घटी, और ये थी जीवन की शुरुआत। ये रहस्य हमारी कहानी का अगला पड़ाव है। अगले करोड़ों साल तक लाइफ और कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होती चली गई। इन्हीं जीवों में से एक के सोचने समझने की शक्ति बढ़ती गई, और आज वो अपनी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे के एपिसोड में देखेंगे किस तरह से समंदर की गहराइयों में शुरू हुई एक रहस्यमयी चीज जिसे हम जीवन कहते हैं। कौन था वो शख्स जिसने जीवन के रहस्य को पहली बार समझा? किस तरह से मामूली से धागे के रूप से इन छोटे जीवों ने इस खूबसूरत और विविध दुनिया को जन्म दिया।